हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के आईसीटी एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर का अध्ययन करेंगे। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी के बारे में हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है। और इस क्लास से रिलेटेड हम लोगों ने 3 वीडियो अपने इस चैनल पर अच्छे तरीके से देख ली है, समझ ली है। पिछले की 3 क्लासेस में हम लोगों ने इस पेपर के जो प्रारंभिक चीजें थी उनका अध्ययन किया था। अभी लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने एजुकेशनल वेबसाइट, ईमेल और कुछ कंप्यूटर के देखभाल के लिए जो आवश्यक चीजें होती थी उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि ई लर्निंग क्या होती है, फिर वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, और फिर सबसे लास्ट में देख लेना है कि किस प्रकार से एमएस ऑफिस का उपयोग किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिटेल में देखते हैं, और उसके बाद फिर अगली क्लासेस में आपके इसमें जो और भी चीजें हैं उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये ई लर्निंग क्या होती है और आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासेस क्या होती है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से एमएस ऑफिस का उपयोग किया जाता है। हाँ, चलिए देखिए, आज हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, ई लर्निंग। ई लर्निंग, ई लर्निंग का फुल फॉर्म देखिए क्या होगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी चीज को सीखना और सिखाना। तो देखिए इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखना। इसमें कंप्यूटर का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, मोबाइल उपकरण का उपयोग और अन्य डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। जब कोई स्टूडेंट कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके किसी चीज को सीखता है, पढ़ता है, तो इसके अंतर्गत आता है। वही चीज अगर कोई शिक्षक ये सब चीजों का उपयोग करके बच्चों को सिखा रहा है तो भी उसके अंतर्गत आता है। ई लर्निंग में देखिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर, वेबिनार, क्विज और आकलन जैसी सामग्री उपलब्ध होती है। यानी इस पर हर चीज जो है ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से होता है। इसमें परीक्षा भी होती है, पाठ्यक्रम भी उपस्थित होता है, वीडियो लेक्चर भी मौजूद होता है, विभिन्न प्रकार की क्विज होती हैं। तो ये सब कुछ जो है इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। इसका देखिए विकास कैसे हुआ, यानी डेवलपमेंट ऑफ ई लर्निंग, ये कैसे, कब शुरुआत की गई। तो देखिए इसकी शुरुआत 1990 के दशक में इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के विकास के साथ हुई थी। इसका विस्तार देखिए सन 2000 के दशक में मूक्स के रूप में हुआ, जब यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस की शुरुआत की गई, तब जाके व्यापक रूप से ऑनलाइन शिक्षा को मान्यता मिली। आज देखिए इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि आज के समय में विभिन्न शैक्षिक संस्थान, कंपनियां और व्यक्तिगत शिक्षक ई लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं सब उपकरणों का उपयोग करके, कंप्यूटर का, इंटरनेट का और मोबाइल का, छात्रों को सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की कंपनियों में ट्रेनिंग का कार्य कराया जाता है। तो ये सारा जो काम है आजकल इसका उपयोग करके बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब देखिए ई लर्निंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ ई लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ ई लर्निंग में देखिए सबसे पहला जो टाइप्स है वो है सिंक्रोनस ई लर्निंग। देखिए सिंक्रोनस ई लर्निंग, इसका मतलब होता है कि जब कोई स्टूडेंट शिक्षक के साथ रियल टाइम यानी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहा है, लेकिन वो शिक्षक के द्वारा लाइव रूप, जिसको हम लोग लाइव क्लास करते हैं, तो उस माध्यम से जब पढ़ता है तो इसको कहा जाता है सिंक्रोनस ई लर्निंग। ठीक है, जैसे देखिए जब शिक्षक और छात्र रियल टाइम में एक साथ जुड़कर सीखते हैं तो इसे सिंक्रोनस ई लर्निंग कहा जाता है। यानी जब टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाएगा उसी समय आप पढ़ेंगे तब तो ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे तो आपकी वो क्लास छूट जाएगी। जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए, जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ये सब जो एप्स हैं, एप्लीकेशन है, इनका उपयोग लाइव क्लासेस, सिंक्रोनस ई लर्निंग के लिए किया जाता है। इन्हीं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के वेबिनार और ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन भी आयोजित
किए जाते हैं। इन सब का उपयोग आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत ज्यादा किया जाता था। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों के द्वारा इन्हीं एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाती थी। दूसरा है देखिए ई सिंक्रोनस ई लर्निंग। इसमें देखिए क्या होता है कि जब छात्र और शिक्षक भिन्न भिन्न समय पर शिक्षण सामग्री को एक्सेस कर सकते हैं तो इसे एसिंक्रोनस लर्निंग कहा जाता है। इसका मतलब कि ये रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, किसी भी क्लास को कोई भी स्टूडेंट जब चाहे तब देख ले, तो वो क्या होता है कि लाइव नहीं होता, यानी उस समय टीचर उसके सामने दिखता तो है लेकिन वो लाइव नहीं होता है, पुरानी चीजें रिकॉर्डेड होती है पहले से। इसमें देखिए उदाहरण के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इसके अलावा देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, यानी बहुत से ऐसी बुक्स हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, या फिर कुछ ऐसी पीडीएफ फाइल्स जो पहले से बना के रखी गई हैं। ऑनलाइन क्विज और असाइनमेंट, यानी ऑनलाइन माध्यम से पहले से उस पर स्टोर की गई सेव कई चीजों का उपयोग करके जब हम पढ़ते हैं तो वो ई सिंक्रोनस ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए तीसरा इसका प्रकार है ब्लेंडेड लर्निंग। यानी ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि जब कक्षाओं का आयोजन पारंपरिक कक्षाओं के रूप में और ई लर्निंग दोनों के माध्यम से किया जाए, यानी कुछ टीचर के द्वारा लेक्चर दिया जाए, क्लास में कुछ बताया जाए, समझाया जाए, और उसके साथ साथ फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंटरनेट का भी उपयोग किया जाए, तो इस तरह के सीखने को कहा जाता है ब्लेंडेड लर्निंग। देखिए उदाहरण के लिए स्कूल में पढ़ाई के साथ ऑनलाइन वीडियो और असाइनमेंट करवाना, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के साथ ऑफलाइन सेमिनार आयोजित करना। देखिए विश्वविद्यालयों में भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है ऑनलाइन है और कुछ ऑफलाइन माध्यम से कराया जाता है। अब देखिए ई लर्निंग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ई लर्निंग। सबसे पहला कंटेंट क्या होता है इसका घटक, सीखने की सामग्री, यानी इस पर सीखने की सामग्रियां ई बुक्स होती है, पीडीएफ फाइल होती है, वीडियो होती है, ऑडियो होती है और मल्टीमीडिया कंटेंट मौजूद होते हैं। इसके बाद इस पर देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी पाठ्यक्रम, असाइनमेंट और मूल्यांकन का प्रबंधन करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। इस पर ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाता है जिसमें क्विज, परीक्षण और फीडबैक सिस्टम मौजूद होता है। कोई भी स्टूडेंट चाहे कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है, मैं अभी तक किस प्रकार से तैयार कर पाया हूं अपनी चीजें, इस पर वो परीक्षण कर सकता है। इसके बाद फिर देखिए इसका अगला उपकरण है संचार उपकरण, यानी इसमें ईमेल कर सकता है, चैटिंग कर सकता है, विभिन्न प्रकार के फोरम यूज कर सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ किसी से बातें कर सकता है। अब देखिए ई लर्निंग का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या है कि यह सुविधाजनक और लचीला होता है, इसको कहीं भी किसी भी स्थान पर इस्तेमाल करने का जो है फायदा होता है। लागत में कमी आती है, ये पारंपरिक शिक्षा की तुलना में बहुत कम खर्चीला होता है। यह व्यक्तिगत गति होती है, यानी छात्र अपनी गति से इसमें पढ़ सकता है, उसको कोई हड़बड़ी नहीं होती है, किसी भी समय की पाबंदी नहीं होती है। चाहे कोई स्टूडेंट किसी वीडियो को एक बार देखे, 4 बार देखे, उसको और स्लो करके देखे, फास्ट करके देखे, तो आप लोग खुद ही करते होंगे कि स्लो कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं वीडियो, तो ये इसमें अपनी गति से देख सकते हैं। इस पर जो सामग्री होती है विविध रूपों में मौजूद होती है, यानी इस पर विभिन्न माध्यमों और प्रारूपों से अध्ययन सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक किसी वेबसाइट से सामग्री आपको सही नहीं लग रही है तो आप किसी दूसरे वेबसाइट से सर्च कर, एक बार सर्च कर रहे हैं वो कंटेंट सही नहीं लग रहा है तो उसको फिर से सर्च करेंगे किसी दूसरे माध्यम से, तो इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध होती है। और पांचवा इसका लाभ है ग्लोबल एक्सेस, यानी यह विश्व भर के शिक्षकों और पाठ्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करता है, यानी आप पूरे दुनिया के किसी भी शिक्षक से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए ई लर्निंग के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए ई लर्निंग के उदाहरण में कोर्सेरा है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र इससे मिलता है, यानी विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं और इससे प्रमाण पत्र भी मिलता है। उसके बाद देखिए यूडेमी है, इससे देखिए विभिन्न विषयों पर वीडियो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके अलावा देखिए स्वयं है, यह भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा मंच है। खान अकेडमी है, स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षण सामग्री इस पर उपलब्ध रहती है। उसके बाद फिर देखिए बायजू है, बायजू पर विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव और वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहती है। जिसको जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पढ़ना है
वो उसको उपयोग करके पढ़ता है। अब देखिए हम लोग आते हैं आगे, वर्चुअल क्लासरूम, आभासी कक्षा। वर्चुअल क्लासरूम को कहा जाता है आभासी कक्षा। देखिए वर्चुअल क्लासरूम का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब ये हो गया कि जैसे आप टीचर के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यम से आप किसी क्लास में बैठकर नहीं पढ़ रहे, यानी भौतिक रूप से किसी क्लास में नहीं है बल्कि आभासी रूप से है। देखिए वर्चुअल क्लासरूम एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण है जहां शिक्षक और छात्र इंटरनेट और डिजिटल टूल्स के माध्यम से रियल टाइम में एक साथ जुड़ते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यह भी क्या है, एक प्रकार के वर्चुअल क्लासरूम का उदाहरण है। और वर्चुअल क्लासरूम में किस प्रकार का उदाहरण है, सिंक्रोनस की एसिंक्रोनस का। यानी इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप जब चाहे तब देख सकते हैं, यानी ये लाइव क्लास नहीं है क्योंकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो ये भी एक प्रकार का वर्चुअल क्लास भी है। यह देखिए पारंपरिक कक्षा का डिजिटल संस्करण है जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, स्क्रीन शेयरिंग और ऑनलाइन बोर्ड का उपयोग करके इस चीज को कराया जाता है। आप देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि केवल लोग वीडियो के माध्यम से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं और फिर कुछ स्क्रीन शेयर करते हैं, ऑनलाइन बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें करके जब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो सब चीज इसके अंतर्गत आती है। आप देखिए वर्चुअल क्लासरूम की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। इसमें देखिए क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, यानी शिक्षक और छात्र लाइव संवाद करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब टीचर इस माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है तो आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के लाइव क्लासेस में स्टूडेंट कमेंट करते हैं और फिर उसका टीचर्स के द्वारा जवाब भी दिया जाता है। इसमें ऑनलाइन टूल्स का उपयोग किया जाता है, स्क्रीन शेयरिंग, व्हाइट बोर्ड, पॉल्स और ब्रेकआउट रूम्स का। इसके बाद फिर देखिए इसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है, यानी कक्षाओं को रिकॉर्ड करके बाद में देखने की सुविधा होती है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि मेरी ये क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और हमेशा मिलेगी, जब चाहेंगे तब देख सकते। इस पर देखिए मूल्यांकन और प्रतिक्रिया भी उपलब्ध होती है। बहुत से ऐसी क्लासेस होती हैं जिस पर लाइव क्विज आयोजित किया जाता है। उस क्विज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे, आप उस पर रिप्लाई देंगे, कमेंट देंगे, फिर आपका उसका मूल्यांकन करके उसको आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। देखिए लाइव क्विज और फीडबैक प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल क्लासरूम का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार का ये होता है। पहला देखिए होता है लाइव वर्चुअल क्लासरूम, यानी जो है रियल टाइम में हो, यानी आमने सामने उसी समय होगा जिस समय टीचर पढ़ाएगा, उसके बाद आप उसको देख नहीं पाओगे। तो ये होता है लाइव वर्चुअल क्लासरूम। इसका उदाहरण देखिए, जब जूम पर, गूगल मीट पर और माइक्रोसॉफ्ट टीम पर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो जिस समय वो लाइव होगा आपको उसी समय लाइव होना होगा, नहीं तो अगर आप लेट हो जाएंगे तो उतने देर की चीजें आपकी छूट जाएंगी, उस चीज को दोबारा आप नहीं देख पाओगे। दूसरा होता है रिकॉर्डेड वर्चुअल क्लासरूम, यानी इस प्रकार के वर्चुअल क्लास में छात्रों को रिकॉर्ड की गई कक्षाओं को बाद में देखने की सुविधा मिलती है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे देखिए प्लेटफॉर्म है जिसपे पहले से रिकॉर्ड की गई चीजें उपलब्ध होती है। विभिन्न प्रकार के देखिए एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पर, जिसपे देखिए बहुत सारी क्लासेस पहले से रिकॉर्ड करके रखी गई रहती हैं, स्टूडेंट जब चाहे तब उसको देखते हैं। जैसे मेरा भी है, देखिए मैंने भी लगभग 7-8 महीने पहले से जो वीडियो बनाई हुई है सब रिकॉर्डेड रखी हुई चैनल पर, जिसको जो देखना है वो जब चाहे देख सकता है। तो उसी प्रकार से कुछ भारतीय रूप प्लेटफॉर्म है, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे देखिए कोर्सेरा, EDX, स्वयं, इस पर विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर जो है अनेक कोर्सों से रिलेटेड उपलब्ध है। जिस स्टूडेंट को जैसे कोर्स की जरूरत है वैसा वो उपयोग करेगा। इसके बाद फिर देखिए तीसरा प्रकार होता है हाइब्रिड वर्चुअल क्लासरूम। इसमें देखिए क्या होता है कि पारंपरिक कक्षा और ऑनलाइन शिक्षा दोनों का मिश्रण किया जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास और फिजिकल सेमिनार का संयोजन। विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी में देखिए क्लासेस तो ऑनलाइन होती है, लेकिन जब स्टूडेंट को कॉलेज में बुलाकर, यूनिवर्सिटी में बुलाकर उनके आमने सामने बैठकर सेमिनार आयोजित की जाए, उनका एग्जाम लिया जाए, उनसे प्रोजेक्ट पर कार्य कराया जाए, तो ये सब ऑफलाइन माध्यम से होता है। अब देखिए वर्चुअल क्लासरूम के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। पहला घटक क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी जूम का, गूगल मीट का और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें चैट और मैसेजिंग की भी सुविधा होती है, यानी छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत संभव होती है। इसमें डिजिटल व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और नोट्स बनाने की सुविधा होती है। इस पर देखिए मूल्यांकन और फीडबैक किया जा सकता है, यानी इस पर ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं, उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। आप देखिए वर्चुअल क्लासरूम के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। तो सबसे पहला क्या लाभ है कि यह पहुंच और सुविधाजनक होता है, यानी इस पर किसी भी व्यक्ति को पढ़ने की सुविधा होती है और यह बहुत आसान पहुंच से होता है, यानी किसी को बस मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करना है, जो चाहे जिस चैनल का वीडियो देख सकता है। इसमें समय और संसाधन की बचत होती है, यानी इसमें किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती, जिससे उसका समय नहीं लगता और आने जाने का किराया नहीं लगता है। इस पर इंटरेक्टिव लर्निंग की जा सकती है, यानी लाइव क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर और चर्चाएं, डिस्कशन किए जा सकते हैं। इस पर देखिए रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है, यानी कक्षा को बाद में दोहराने की सुविधा होती है। पांचवी विशेषता, यह विविध और लचीला होता है, यानी इस पे विविधता होती है, विभिन्न विषयों और शिक्षकों तक पहुंच की जा सकती है। अब देखिए वर्चुअल क्लासरूम के उदाहरण देख लीजिए। अभी हम लोगों ने बताया ऊपर कि जूम है, लाइव वीडियो क्लास और वेबिनार इस पर आयोजित होता है। गूगल मीट है, शिक्षा और व्यवसायिक ऑनलाइन मीटिंग की जाती है। बहुत से टीचर, बहुत से स्टूडेंट इसके आधार पर मीटिंग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग किया जाता है इसमें कक्षा प्रबंधन और लाइव लेक्चर के लिए। उसके बाद देखिए एडोब कनेक्ट नाम का भी एप्लीकेशन आता है, इस पर इंटरेक्टिव ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण कराया जाता है। अब देखिए ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करना, यानी दोनों में क्या अंतर है। तो इसके देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट है, पहलू है। सबसे पहला देखिए प्रक्रिया के आधार पर ई लर्निंग क्या है कि स्व पुस्तकित और रिकॉर्डेड रूप में सीखने की प्रक्रिया है। और वर्चुअल क्लासरूम देखिए क्या है कि रियल टाइम लाइव रूप में सीखने के लिए उपयोग की जाती है। समय की लचीलापन के आधार पर यह लचीला है, कभी भी एक्सेस किया, यह निर्धारित समय में जुड़ने से संबंधित है। इस पे जो सामग्री का प्रारूप होता है वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में, क्विज के रूप में, असाइनमेंट के रूप में। इसमें देखिए लाइव वीडियो, चैट और इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। इसमें देखिए मूल्यांकन का जो तरीका होता है वह स्वचालित क्विज और परीक्षण होता है। यहाँ पर लाइव फीडबैक और प्रश्नोत्तर के माध्यम से मूल्यांकन होता है। यहाँ पर शिक्षक छात्र का जो संवाद होता है वो सीमित होता है और यहाँ पर रियल टाइम में होता है, यानी जिस समय टीचर पढ़ाएगा उसी समय बच्चे उससे बात करेंगे। इसके उदाहरण देखिए कोर्सेरा, यूडेमी, स्वयं है। इसके उदाहरण देखिए जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, कंक्लूजन, कि ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम दोनों ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ई लर्निंग ने स्वतंत्र और स्वगति से सीखने की सुविधा प्रदान की है, जबकि वर्चुअल क्लासरूम ने रियल टाइम इंटरेक्शन को संभव बनाया है। दोनों ही शिक्षा को डिजिटल और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में इन दोनों विधियों का समावेश उन्नति शिक्षा की प्रणाली को और अधिक समृद्ध बनाएगा। देखिए इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपको दिखेंगे जब आप कंप्यूटर में, मोबाइल में, प्ले स्टोर में ओपन करेंगे इन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए, तो इनका आइकन इसी तरीके से दिखता है। इस पे ग्रुप बनता है और जो लोग इससे जुड़ते हैं तो उसके लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, कोड की जरूरत पड़ती है और उस कोड के माध्यम से लोग इस पर जुड़ जाते हैं और फिर वीडियो फॉर्म में एक दूसरे से बातें करते हैं, क्लासें आयोजित की जाती। अब अगला है देखिए एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देख लेते हैं, एमएस ऑफिस का परिचय। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक क्या है, ऑफिस का मतलब ही क्या हो गया कि व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। देखिए एक स्विच सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यालयी कामों के लिए किया जाता है। इसमें देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ईमेल प्रबंधन और डेटाबेस जैसी विभिन्न उत्पादकता आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी इस पर कोई चीज लिखना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है,
कोई कैलकुलेशन करना है, कोई रिपोर्ट बनाना है, एक दूसरे को ईमेल करना है, कोई डाटा तैयार करना है, तो ये सारे काम इसके उपयोग से किए जाते हैं। तो एमएस ऑफिस का हिस्ट्री, इतिहास देख लेते हैं। देखिए, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक कंपनी के द्वारा। यह कंपनी कहाँ की है? यूएसए की है। ठीक है, इस कंपनी को विकसित किसने किया था? आप लोग जानते हैं, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने भी। तो इन्हीं के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसकी प्रारंभ देखिए 19 नवंबर 1990 को पहली बार हुई थी। इसका जो सबसे वर्तमान संस्करण है वो एमएस ऑफिस 2021 है। विंडोज और मैक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से कंप्यूटर में, लैपटॉप में एमएस ऑफिस पुराना वाला 2003 भी लगा रहता है, 2007 भी लगा रहता है, तो किसी किसी में 2011 लगा, किसी किसी में एक्सपी लगा रहता है। तो जैसा जिसको सुविधाजनक होता है, जिसके पास जितना बजट होता है, वो उसी प्रकार का ये एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। इसकी लोकप्रियता देखिए क्या है कि एमएस ऑफिस दुनिया भर में शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, या पूरी दुनिया में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका व्यावसायिक कार्यों के लिए किया, लेकिन अब एजुकेशनल फील्ड में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा पर्सनल यूज के लिए भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। जैसे देखिए, अभी मैं आप लोगों को ये चीजें जो बता रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रेजेंटेशन है। किस चीज पे बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से बनाया गया। यानी इसको मैंने टाइप करके तैयार किया है और फिर इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तब आपको इस चीज के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, इसका देखिए आप लोग को आइकन कैसा, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। जैसे देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, देखिए वन नोट है। यहाँ पर देखिए ढेर सारे ऐसे हैं। देखिए पब्लिशर है, आउटलुक है। इस पर देखिए ये इस तरह से आइकन आपको दिखते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये अलग अलग यूज के लिए होते हैं, ये इसी के सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड के बारे में देखते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एमएस वर्ड का परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड देखिए एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, लेटर और अन्य टेक्स्ट आधारित फाइलें बनाने, संपादित करने और प्रारूपित करने के लिए किया जाए। यानी आपको टेक्स्ट रूप में, अक्षरों के रूप में कोई चीज लिखना है, कोई टाइप करना है, रिपोर्ट लिखनी है, लेटर तैयार करना है, तो आप इस पर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया ये चीज मैंने एमएस वर्ड पर ही टाइप करके तैयार की है। तो देखिए ये इस प्रकार से होता है। इसकी देखिए विशेषता क्या होती है एमएस वर्ड की, फीचर्स ऑफ। इसमें देखिए टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हो, यानी इसमें जो कुछ लिखा जाएगा उसको आप छोटा, बड़ा, रंगीन, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उसमें देखिए इसकी साइज को, फॉन्ट को आप बदल सकते हैं। इसमें देखिए पैराग्राफ को अलाइन भी कर सकते हैं, यानी किसी चीज को चाहे बाएं लिख लीजिए, चाहे दाएं लिख लीजिए, थोड़ी चीज को दाएं, थोड़ी चीज को बाएं, ऐसे लिख सकते हैं। गैप इसमें ज्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें सुविधाजनक रूप में होती हैं। कुछ कुछ चीजें देखिए बीच में लिखी जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इन सारी चीज, इसको देखिए बीच में लिखा है, तो क्या हो गया, इसको जस्टिफाई करेंगे, सेंटर में करेंगे, तो जैसे इसमें सब चीजें सुविधा उपलब्ध होती है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के टेबल और ग्राफिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेनू में जब जाएंगे तो आप टेबल देखिए यहाँ पर जैसे दिख रहा है, तो इस प्रकार से इसमें दिखता है। और यहाँ पर जब आप मेनू में जाएंगे तो बहुत सारी सुविधा उपलब्ध रहती है। आप इस पर टेबल बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र को और चार्ट को इस पर जोड़ सकते हैं। इसमें देखिए मेल मर्ज की भी सुविधा होती है, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और इस डॉक्यूमेंट को कई लोगों को शेयर भी कर सकते हैं मेल के माध्यम से, आउटलुक के माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं। इस पर देखिए हाइपर लिंक और बुक मार्क्स की सुविधा होती है, यानी इंटरनेट लिंक और दस्तावेज में इसको बुक मार्क करके जोड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर वहां पर टच करेगा तो आपकी ये फाइल खुल जाएगी। देखिए बहुत से ऐसा वेबसाइट होता है, जैसे आप यूनिवर्सिटी पे टाइम टेबल डाउनलोड करते हैं या कोई नोटिस डाउनलोड करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो वहां केवल एक लिंक दिया रहता है और जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो अगर वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल है या एक्सेल फाइल है तो वो चीज खुलती है उसी रूप में। तो उसी को कहा जाता है हाइपर लिंक और बुक मार्क।
आप देखिए MS वर्ड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अनुसंधान पत्र में रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए, पत्र और आवेदन के लिए, किसी को लेटर लिखने के लिए या एप्लीकेशन लिखने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न कंपनियों के द्वारा और छात्रों के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है। अब MS एक्सेल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका परिचय देखिए क्या है, ये क्या है, यह देखिए एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और जो डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषित और गणना करने में सहायक होता है। इसमें देखिए पंक्तियों और स्तंभों यानी रो और कॉलम का उपयोग किया जाता है। इसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं, जिसका उपयोग करके डाटा को प्रबंधित किया जाता है और इसकी गणना की जाती है। आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चों को जो गणित वाली कॉपी दिलाई जाती थी, तो उसमें आप देखते थे कि इस तरीके से रहता था बना हुआ रो कॉलम। तो उसी प्रकार से ये एक्सेल शीट भी होती है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसी प्रकार से रो कॉलम आपको उसमें दिखेंगे। तो इसका काम किया जाता है विभिन्न प्रकार के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, विभिन्न प्रकार के पैसों से संबंधित, खर्च से संबंधित चीजों को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं MS एक्सेल की। इससे सेल्स और वर्कशीट तैयार की जाती है। इसमें फार्मूला और फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के इसमें फार्मूले दिए गए रहते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके किसी भी काम को जल्दी कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं। इसमें देखिए डेटा फिल्टर और सॉर्ट की सुविधा होती है, यानी आपके उस पेज में बहुत सारे डाटा है तो आप उसको फिल्टर करके जिसकी जरूरत है केवल उसी को खोल के देख सकते हैं। इसमें देखिए चार्ट्स और ग्राफिक्स, इसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए पाइवट टेबल का भी उपयोग किया जाता है किसी चीज की समरी और एनालिसिस के लिए, यानी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसको नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट में पढ़ना है, तो उसके लिए पाइवट टेबल बना दिया जाएगा, वो समरी रूप में उपलब्ध हो जाएगी और उस व्यक्ति के द्वारा वो सब चीजें देख ली जाएंगी और समझ ली जाएंगी। इसका देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है MS एक्सेल का उपयोग। इसका देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस, मैंने अभी बताया कि किसी खर्च के लिए, किसी भी आंकड़े उकड़े को तैयार करने के लिए, देखिए वित्तीय विश्लेषण के लिए, बजट और खर्चों की गणना करने के लिए, डाटा मैनेजमेंट में बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए, किसी परियोजना की प्लानिंग करने के लिए, संसाधनों और कार्यों की योजना बनाने के लिए। अगला देखिए है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन, इसमें जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों और स्लाइड शो को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को जोड़कर इंटरेक्टिव और प्रभावी प्रस्तुतियां बनाई जाती हैं। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अपना लेक्चर जो है वीडियो प्रेजेंट करते हैं, उसमें आवाज भी आती है और वो चलता रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें इसी के माध्यम से की जाती हैं। बहुत से लोग जो है कंपनी में अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो देखने वाले लोग होते हैं उस फाइल को बेहतर तरीके से देखते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की इमेजेस का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है, तो जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव बनता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें देखिए स्लाइड डिजाइन बनाए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइन और थीम का इसमें उपयोग होता है। इसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों का उपयोग किया जाता है, कुछ टेक्स्ट, कुछ चित्र और कुछ ग्राफिक्स इसमें जोड़े जाते हैं, जिससे बहुत अट्रैक्टिव बनता है। इसमें देखिए ट्रांजिशन और एनिमेशन भी लगाया जाता है स्लाइड्स में विभिन्न प्रकार के मूवमेंट और प्रभाव को लाने के लिए। इससे देखिए मल्टीमीडिया सपोर्ट भी दिया जाता है, ऑडियो और वीडियो इसमें एम्बेड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। और इसको प्रस्तुति मोड में भी उपयोग किया, यानी स्लाइड शो और स्पीकर नोट्स की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। आप देखिए MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग देखिए व्यावसायिक प्रस्तुति यानी बिजनेस में प्रेजेंटेशन करने की, विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स और सेमिनार में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की देखिए एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में भी छात्रों के द्वारा प्रोजेक्ट्स, आप लोगों को देखिए सेकेंड सेमेस्टर में भी स्लाइड्स बनानी है, तो सेकेंड सेमेस्टर में स्लाइड बनानी है तो आप लोगों को स्लाइड बनाने के लिए PPT का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी पावर पॉइंट से ही आप स्लाइड बना सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए इसका प्रशिक्षण और वेबिनार में भी उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव शिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन इसी के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए अगला है MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसका परिचय देखिए क्या है यह देखिए अभी मैंने आप लोग को कुछ पहले वाली क्लास में ईमेल के बारे में बताया था,
तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ईमेल व्यवस्था है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है। देखिए, एक ईमेल क्लाइंट और पर्सनल मैनेजमेंट टूल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यानी एक तो हो गया गूगल मेल, गूगल के द्वारा दिया गया है, और एक ये होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका भी इस्तेमाल ईमेल का उपयोग करने के लिए किया जाता है। एमएस आउटलुक की विशेषताएं, इसमें देखिए ईमेल प्रबंधन किया जा सकता है, इनबॉक्स और आउटबॉक्स की व्यवस्था होती है इसमें। इसमें कैलेंडर और अनुसूचियां भी होती हैं, विभिन्न प्रकार की मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट को सेट कर देंगे तो इसमें आपको वो बाद में जैसे अलार्म बजता है तो आपको पता चलता है, तो उसी प्रकार से इसमें व्यवस्था होती है कि आपको कोई मीटिंग किसी तारीख को लेनी है तो उसमें सेट कर देंगे तो आपको वो बाद में रिमाइंड करेगा। इसमें देखिए संपर्क सूची भी होती है, कॉन्टैक्ट होता है, विभिन्न व्यक्तियों का इसमें कॉन्टैक्ट होता है और जिसके आधार पर आप उसको मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसमें टास्क और नोट्स भी होते हैं, यानी कार्य सूची और नोट्स बनाना भी संभव होता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, व्यवसायिक संचार में, यानी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, विभिन्न प्रकार के ऑफिस में, कंपनियों में ईमेल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैलेंडर प्लानिंग के लिए, अनुसूचियों और बैठकों का आयोजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नोट्स और टास्क बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला है देखिए एमएस एक्सेस। इसका परिचय देखिए क्या है, यह भी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग देखिए डाटाबेस को तैयार करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं कि इसमें टेबल्स और क्वेरी तैयार की जा सकती हैं, इसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी तैयार की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। इसमें रिलेशनल डेटाबेस भी बनाया जा सकता है, विभिन्न तालिकाओं को जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, छोटे व्यवसायों को लिए डाटा, यानी छोटे छोटे जो ऑफिस हैं, बिजनेस हैं, छोटे छोटे डाटा तैयार करना है तो उसमें इसका इस्तेमाल। ग्राहक और उत्पादक, यानी ग्राहक के द्वारा जब कोई कंपनी कोई का सामान बेचती है उनको, तो उसके लिए रिपोर्ट तैयार करती है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए डाटा एनालिसिस, बड़ी मात्रा में डाटा का विश्लेषण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से दुकानदार जो होते हैं कि दिन भर का अपने दुकान में जो सामान बेचा जाता है और कुछ चीजें वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है देखिए एमएस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। इसका परिचय देखिए क्या है कि यह एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ब्राउज़र बनाने के लिए, न्यूज़लेटर बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार की डिजाइन सामग्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिए विभिन्न प्रकार का पोस्टर होता है, प्रचार उचार करने वाले लोग बनवाते हैं, बैनर बनवाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डिजाइन इसी पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के डिजाइन को बना के तब उसको फिर प्रिंट करवाया जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजाइन उपलब्ध होते हैं, जिसको जिस प्रकार के डिजाइन का उपयोग करके अपना पोस्टर बैनर छपवाना है वो उसका उपयोग करता है। इस पर देखिए विभिन्न प्रकार की ग्राफिक्स और टेक्स्ट उपलब्ध होते हैं, यानी आकर्षक अक्षर, टेढ़े मेढ़े, रंगीन, तो अच्छे देखने के लिए इस पर होते हैं। इसमें देखिए पब्लिकेशन डिजाइन भी उपलब्ध होते हैं, यानी प्रोफेशनल स्तर की डिजाइन इस पर बनाना संभव होता है। एमएस ऑफिस का देखिए उपयोग, एमएस पब्लिशर का उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, विज्ञापन सामग्री बनाने वाले लोगों के द्वारा, जो लोग प्रचार की सामग्री बनवाते हैं, पोस्टर, बैनर, ब्रोशर, वो सबको इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा देखिए शैक्षिक संस्थानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, न्यूज़लेटर के लिए, पत्रिकाओं आदि को तैयार करने के लिए। ठीक है, अब है एमएस ऑफिस का लाभ, यानी पूरे सम्मिलित रूप से एमएस ऑफिस में जितने सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने देखा, इसका लाभ क्या है। तो देखिए इससे समय और श्रम की बचत होती है, इससे कम समय में बेहतर काम कराया जा सकता है, इसकी उत्पादकता बहुत उच्च होती है, यानी कम टूल्स के माध्यम से कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। इसके द्वारा सहयोग और साझाकरण संभव होता है, यानी आप किसी को ये चीज शेयर कर सकते हैं और उससे सहयोग भी ले सकते हैं। इसमें देखिए बहुकार्यात्मकता होती है, यानी इसको लेखन के माध्यम से भी, डाटा विश्लेषण के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से और संचार के माध्यम से एक ही साथ उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्लाउड संगतता होती है, यानी क्लाउड कंपेटिबिलिटी भी उपलब्ध होती है, यानी इसको वन ड्राइव और शेयर पॉइंट का उपयोग करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया
कि MS ऑफिस एक बहुउपयोगी सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कार्यालय, शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोग के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और एक्सेस जैसे अनुप्रयोगों ने दस्तावेज निर्माण, डाटा विश्लेषण, प्रस्तुति और संचार को सरल और प्रभावी बनाया है। सही और कुशल उपयोग से उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होती है। यानी इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से सीख कर उसका उपयोग करने से आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है और बहुत सही होता है, करेक्ट होता है। देखिए अभी जैसे मैं इन सारी चीजों को बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसमें देखिए ना तो किसी स्पेलिंग की गड़बड़ी है, ना तो कोई ऐसा है कि छोटा बड़ा दिख रहा है, सबको एकदम व्यवस्थित तरीके से तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, ई लर्निंग के बारे में, वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में और MS ऑफिस के बारे में। तो इस क्लास में बस यहीं तक रखा जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए